हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान पे। और बेटा मैं हूं आपका सत्यन सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। हिंदी में कहें तो हम आज बात करने वाले हैं दूध के भौतिक गुणों के बारे में। अब आप ये बोलेंगे सर इसका महत्व क्या है, किन एग्जाम में आता है? तो शॉर्ट में बात कर रहे हैं आपको ये कहाँ काम आएगा। आप बेटा कोई भी स्टेट यूजी वाले एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम जिसे बोलते हैं, कोई भी स्टेट वाला एग्जाम हो, जिस भी विषय में लिखा हो एग्रीकल्चर, आप इतना ध्यान रखें। अगर किसी आप पेपर दे रहे हो वहां पे लिखा है सिलेबस में एग्रीकल्चर एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो एग्रीकल्चर में आप ये ना समझें केवल क्रॉप आती है। एग्रीकल्चर माने दो पार्ट उसमें होते हैं, क्रॉप सेक्शन एंड एनिमल सेक्शन। तो एनिमल सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बहुत सारे हैं, उसमें डेयरी बहुत महत्वपूर्ण आता है। और डेयरी में कई सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनमें से एक चैप्टर आता है दूध के भौतिक गुण, जिसे हम बेटा कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे वो यूजी वाला हो, चाहे वो जनरल एजी वाला एग्जाम हो किसी पीजी सेक्शन में, या कोई जॉब वाला एग्जाम हो लिखा हो सामान्य कृषि, तो आप ये समझें कि उसमें ये आना ही है। अब यही बात आ रही है सामने कि दूध के भौतिक गुण में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं। बेटा भौतिक गुण का अध्ययन हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? अब ये सोचें, अगर आपको दूध के भौतिक गुणों की सही जानकारी नहीं है तो क्या आप दूध में हुई मिलावट का पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और दूध में हुई मिलावट को बेटा हिंदी में कहते हैं अपमिश्रण, अंग्रेजी में कहते हैं कंटेमिनेशन। अपमिश्रण बेटा, अपमिश्रण माने होता है दूध में हुई मिलावट या अशुद्धि। सोचिए कोई व्यक्ति आपको दूध बेच रहा है गाय का, उसमें पीलापन है कैरोटीन की वजह से, पर वो रेट ले रहा है आपसे भैंस के दूध के बराबर। अगर आप गुण का अध्ययन होता तो आप उसे बोलते भैया आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दूध के भौतिक गुण में स्टडी इसी बात का हमें करना होता है कि आखिरकार सब तरह से, रंग से ही नहीं, जैसे अपन रंग से पहचानते हैं ना, हल्का पीला है तो गाय का दूध है, सफेद भैंस का दूध है, ऐसे रंग से ही नहीं, स्वाद से, अपेक्षिक घनत्व से, विस्कोसिटी श्यानता से, गाढ़ेपन से, या फिर चालकता से, अपवर्तनांक से, रिफ्रैक्टर इंडेक्स से, हम कई तरीके से पता कर सकते हैं कि ये दूध किसका है। तो इन शॉर्ट में बात करूं बेटा, सब मिला के शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं मैं कि दूध के भौतिक गुणों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि दूध में हुई मिलावट का पता आसानी से किया जा सके। होता यूं है, दूध के सभी मान विशेष होते हैं, दूध में स्टैंडर्ड मान होते हैं, मानक स्थिरांक होते हैं, जिनका अगर आपको अध्ययन मालूम है, जिनकी आपको जानकारी अगर मालूम है, तो आप दूध में हुई मिलावट का पता आसानी से कर सकते हैं। दूध के भौतिक गुण में कुछ अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप समझें। जैसे मैंने पहला गुण लिया, माना कि मैंने बोला दूध का रंग। बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, सब बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहला हेडिंग बना हुआ है मैंने दूध का रंग। और दूध के रंग में क्या पढ़ेंगे, तो यहां कुछ नोट पॉइंट कर देता हूं मैं स्टार करके, देखिए। तो दूध के रंग में मैंने बोला कि भैया गाय के दूध का रंग, गाय के दूध का रंग कैसा होता है? तो आपने बोला भैया गाय के दूध का रंग पीला होता है। पीला माने येलो। मैं पहले कुछ पॉइंट लिख दूं। मैंने बोला भैंस के दूध का रंग कैसा होता है, तो आपने बोल दिया भैंस के दूध का रंग सफेद होता है। पूरी बात सुनते रहना, ठीक है। इसका रीजन क्या है ये भी बताऊंगा। अगर आपको ये जानकारी मालूम होती है कि गाय के दूध का रंग पीला होता है, भैंस के दूध का रंग सफेद होता है, तो आप खुद देखें, आप रंग के आधार पर तय करके बता सकते हैं कि दूध किसका है। कोई आपसे झूठ बोले तो पकड़ सकते हैं ना, भैया आप झूठ बोल रहे हैं। अब आपको पेपर में क्या आएगा, आपसे बोलेंगे बताओ गाय का दूध का रंग पीला होता है क्यों, तो आपने बोल दिया कैरोटीन की अधिकता से। किसकी अधिकता बेटा? कैरोटीन की अधिकता से इसका दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब आप बोले कैरोटीन क्या है, तो भैया कैरोटीन जो होता है, ये जो कैरोटीन जो होता है, ये विटामिन ए का पूर्वगामी है। कौन सी विटामिन का बेटा? विटामिन ए। भैया विटामिन ए सब जानते हैं, कुछ विटामिन है बी और सी को छोड़कर, विटामिन ए, सी, बी, सी को छोड़कर, ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं।
हम ये पढ़ चुके हैं, जिन्होंने मेरा एक लेक्चर ना लिया हो, एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क। वहाँ डिटेल में बताया कैरोटीन किस में आता है, वसी पदार्थ में आता है, उसमें भी कितने % मात्रा वहाँ आप देखें। तो मैं शॉर्ट में ये बोलने वाला हूँ कि कोई बोले आपसे दूध का रंग पीला क्यों होता है, क्या क्या दूध का रंग, तो आपका आंसर होगा भैया क्योंकि गाय के दूध में कैरोटीन की अधिकता से की वजह से दूध पीला होता है, इसमें कैरोटीन विटामिन ए ज्यादा होता है। जबकि भैंस का दूध सफेद क्यों होता है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि भैंस के दूध सफेद रंग होता है केसीन की वजह से। और कोई बोले केसीन क्या है, तो आप बोले केसीन एक प्रोटीन है, आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ केसीन प्रोटीन क्या होती है, कितनी % मात्रा होती है। आप लेक्चर देखें फिजिकल आप देखें उसमें कंपोजिशन ऑफ मिल्क माने दूध के संगठन लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में जाएं वहां लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। तो पीला क्यों आपने बोला कैरोटीन की वजह से, सफेद क्यों आपने बोला केसीन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। कितने अच्छे पॉइंट आए। हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आराम से सुनिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे पास विदेशी गाय का दूध है, विदेशी गाय का दूध, और मेरे पास देसी गाय भी है, माने देसी गाय का दूध का रंग। अब मुझे ये बताएं, है तो गाय का दूध, पर गाय में क्या एक विदेशी गाय है और बेटा एक देसी गाय है। अगर आपसे कुछ ऐसे आ जाए गाय का दूध पीला होता है, ठीक है, पर कौन सी गाय का दूध अधिक पीला, तो ध्यान रखें मैंने एरो इधर किया है, बड़ा मुंह माने इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। विदेशी गाय का दूध पीला अधिक होता है कंपेयर टू कौन सी ब्रीड, देसी ब्रीड, माने देसी गाय की दूध की तुलना में विदेशी गाय का दूध पीला अधिक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सब जानते हो उसके दूध में कैरोटीन चारा अधिक खाते हैं, जिससे कैरोटीन विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विदेशी गाय का दूध देसी गाय की तुलना में थोड़ा सा अधिक पीला होता है। ठीक है, चलो ऐसे ही एक पॉइंट की और बात कर लें, आप ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया है यहाँ पे देखिए, मैंने दूध में से दूध लिया मैंने, ठीक है बेटा, दूध में से बसा माइनस कर दी। अब बताओ दूध के रंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा, आप पहले बताओ हाँ या ना। आप सब जानते हैं बसा रंगहीन होती है, बसा का कोई कलर नहीं होता। तो इस प्रकार तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि दूध में से बसा जाएगी। पहले ये बताओ दूध में बसा जाएगी या क्रीम निकालेंगे, तो इस दूध को क्या बोलते हैं, तो आप लोग इसे बोलते हैं सपरेटा दूध। सभी जानते हैं मेरे ख्याल से इसको, ठीक है। इसे हम सफेद दूध भी कहते हैं, अंग्रेजी में बेटा इसको बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। ठीक है, अंग्रेजी में बेटा इसको बोलते हैं स्किम्ड मिल्क, हिंदी में बोलते हैं सपरेटा दूध। अब मेरा प्रश्न ये है बेटा, बताओ अगर दूध में से बसा माइनस कर देंगे तो ऐसे दूध को बोलते हैं सपरेटा दूध। और रंग की बात करो तो क्या करोगे आप, अब बताएं, अगर दूध में से बसा निकाल दी जाए तो ध्यान रखना थोड़ा दूध हल्का सफेद हो जाएगा। अगर गाय के दूध में से अगर आप निकाल दोगे ना हल्का सफेद। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर आपने 2 मिनट पहले बोला था बसा कोई रंग नहीं होता, जब रंग नहीं होता दूध में क्यों असर पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, क्योंकि आपने ये गौर से नहीं देखा कि जब बसा निकालेंगे तो बसा में पाई जाने वाली जो बसा में घुलनशील जो विटामिन है, जिसे ए बोलते हैं, जिसे कैरोटीन बोलते हैं, वो भी तो बाहर निकल जाएगी। आप ये कहाँ भूल गए। अब सोचो जो दूध में से बसा निकालेंगे तो बसा में घुलनशील जो प्रोटीन है, विटामिन है, विटामिन ए जिसे बोलते हैं। भैया अपन साफ साफ पढ़े संगठन में कि बसा 2 टाइप की थी, वास्तविक बसा, एक बसी पदार्थ। बसी पदार्थ में थे 3 चीजें, फॉस्फोलिपिड, कैरोटीन और क्या था, कोलेस्टेरॉल, 3 चीजें थी ना। तो जब बसा निकाल दिया आपने पूरी तरह से तो बसी पदार्थ कहाँ जाएंगे, तो भैया बसा निकाल दी तो बसा में घुलनशील विटामिन भी तो चली जाएगी, और जब कैरोटीन कम हो जाएगी तो पीले रंग कम हो जाएगा, तो दूध हल्का सफेद हो जाएगा। अगर सफेद है तो और अधिक सफेद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है सफेदपन बढ़ जाएगा, व्हाइटनेस बढ़ जाएगी थोड़ा दूध की। क्या करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। मैं ये नहीं बोला बसा निकालने से, बसा तो रंगहीन होती है, बसा निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बसा निकलने से बसा में घुलनशील विटामिन तो निकली जिसे ए बोलते हैं, कैरोटीन जिसे बोलते हैं, तो इसलिए असर पड़ गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। कई बार एग्जाम में नहीं, इंटरव्यू में तक मैं पूछ लिया है, बताओ तो क्या होगा और क्यों होगा, किस प्रकार होगा, बताएं समझाएं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, लिखने में काम नहीं आएंगी, आपके जीवन में हर जगह काम आएंगी बेटा। ठीक है, एक बात मैं और कर लेता हूँ, एक मेरे पास और कंडीशन है। मैं दूध में से क्या किया, बसा निकाल दिया, ये तो सेकंड रिपीट हो गई। मैंने बसा के साथ क्या किया, केसिन प्रोटीन को भी बाहर निकाल दिया।
माने मैं ऐसे कर लेता हूं, ब्रैकेट बना लेता हूं, दूध माइनस बसा प्लस केसिन प्रोटीन इजकल टू, तो भैया ऐसे दूध का रंग हल्का हल्का नीला। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा बेटा आपको ऑप्शन में, तो ग्रीनिश येलो। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको ये मिल जाएगा, ग्रीनिश येलो हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, किस वजह से हुआ देखिए। अब आपका प्रश्न ये है मनी मन में कि दूध में से बसाओ केसिन निकालो, नीला क्यों हो गया? अरे केसिन है सफेद रंग के लिए जिम्मेदार, चलो सफेद रंग कम हो जाएगा तो पीला होना चाहिए, चलो बसा में निकाल दी, पीला भी कम हो गया, तो अब दूध कैसा दिखाई देगा? हल्का नीला। ऐसा क्यों? क्यों का आंसर सुनिए। अब देखना, आपने केसिन निकाल दी, दूध में आपने देखा था कई वर्णक पाए जाते हैं दूध में, जेंतोफिल भी है, राइबोफ्लेविन भी है, लैक्टोफिल भी है, लैक्टोक्रोम भी है, सब चीजें हैं। पर चूंकि ये ज्यादा मात्रा में होता है केसिन, तो असर कर देता सफेदपन, कैरोटीन ज्यादा होता है तो असर कर देता पीलापन। अब आपने दोनों ही कम कर दिए, दोनों ही हटा दिए। अब जो दूध में जो कम मात्रा में वो डोमिनेंस हो जाएंगे, माने वो अपने आप को शो करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो दूध में पाए जाने वाला राइबोफ्लेविन है उसकी वजह से दूध अब हल्का नीला प्रतीत होगा। ठीक है, 3 आंसर है बेटा। कोई बोले हल्का नीला हो गया क्यों? क्यों का आंसर बोल देना आप, या तो राइबोफ्लेविन की वजह से, मैं लिख देता हूं राइबोफ्लेविन। अगर ये ऑप्शन बेटा नहीं मिल रहा तो लैक्टोफ्लेविन। अगर ये ऑप्शन भी आपको नहीं मिल रहा बेटा तो लैक्टोक्रोम। लैक्टोक्रोम की वजह से दूध का रंग अब कैसा महसूस होगा आपको? थोड़ा सा हल्का नीला या ग्रीनिश येलो दिखाई देगा। ठीक है, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था। हालांकि हमने एक ही भौतिक गुण की बात की है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे, कहाँ कहाँ से विचार बन के आ सकते थे, हमने कोशिश की उन पर बात करने की। अब आप ये देखिए, अगर रंग का अध्ययन आपको मालूम होता, इनके मानक स्टैंडर्ड अगर बात आपको मालूम होती, क्यों कैसे क्या, तो आप दूध में हुई मिलावट का पता आराम से कर सकते थे। आप अच्छी तरह देख लें। हटा दूं बेटा इसको, मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, तो बेटा हम बात करने वाले हैं दूसरे भौतिक गुण की नंबर 2। इसे हम बोल रहे हैं दूध का स्वाद। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? इसे हम बोलेंगे दूध का स्वाद। स्वाद माने हम फ्लेवर की बात करने वाले हैं, टेस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका फ्लेवर कैसा होगा। अब देखो बेटा, ये सब जानते हैं कि दूध, जो सामान्य ताजे दूध की बात करें तो सब जानते हैं ताजा दूध स्वाद में कैसा होता है, तो आपने बोला हल्का सा मीठा होता है, स्वीट होता है। क्यों होता है? जो सबको मालूम होगा, क्योंकि दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसे मिल्क शुगर कहते हैं। दिस इज ए लैक्टोज। ये क्या है बेटा? लैक्टोज है। तो लैक्टोज जो शुगर है, लैक्टोज को दुग्धम या दुग्धम कह सकते हैं, मिल्क शुगर बोल सकते हैं, दुग्ध शर्करा बोल सकते हैं, लैक्टोज बोल सकते हो। ध्यान रखना बेटा, दुनिया में लैक्टोज नामक शर्करा केवल दूध में ही पाई जाएगी। दुनिया में कोई ऑप्शन दे दे गन्ने में, फल में, गेहूं में, नहीं, कभी नहीं, केवल दूध में मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि दूध स्वाद की बात करें तो आपने एक झटके में बता दिया कि सर ताजे दूध का जो स्वाद होता है वो हल्का मीठा होता है। क्यों? वो आपने बता दिया। अब कोई व्यक्ति, अब और थोड़ा आगे, पहले और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, ताजे दूध का स्वाद थोड़ा हल्का मीठा, राइट, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बताओ, लेकिन अगर ये बात किसकी मैं बात कर रहा हूं? गाय भैंस के दूध का। ठीक है, मेनली इनका। अगर मैं बात ये करता भेड़ बकरी के दूध का स्वाद बताएं, तो आप सब जानते हैं भेड़ बकरी के दूध का स्वाद, ये पक्का है, जिन्होंने दूध पिया उन्हें सब मालूम होगा कि पक्की बात है गाय भैंस के दूध से स्वाद तो नहीं होता, थोड़ा स्वाद चेंज होता है, थोड़ा नमकीन या तीखापन, एक ऐठन सी आती है। जो दूध पीते हैं हमेशा, जिन्होंने दूध शुरुआत से गांव में रहे हैं, उनको आप एक गिलास बकरी का दूध दे देना, वो तत्काल पहचानेंगे भैया ये दूध गाय भैंस का तो नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कारणों से उसका दूध का स्वाद थोड़ा हल्का तीखा या नमकीन जिसे बोल सकते हैं, मैं हल्का तीखा वर्ड यूज कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तीखा माने आप वो मत समझना जैसे कि तीखापन आप अलग वे में ले जाओ, हल्का तीखा माने हल्का नमकीन टाइप का ज्यादा होगा। क्यों होगा? उसका आंसर देखो, उसका मेन आंसर है कैप्रिक अम्ल के वजह से। उसका मेन आंसर है कैप्रिलिक अम्ल के वजह से।
उसका मेन आंसर है कैप्रोइक अम्ल के वजह से। तो भैया ये 3 आंसर उसके हैं, इनके वजह से, जैसे कि लैक्टोज होने से इनका दूध, लैक्टोज बेटा होगा तो इसमें भी मना नहीं कर रहा मैं, पर लैक्टोज के अलावा इन्हीं के होने से दूध का स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है, थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, आप बताओ क्या पशु के रंग से दूध के स्वाद में असर आएगा? अरे भैया दूध के रंग से, पशु के रंग से क्या फर्क पड़ता है? दूध मतलब पशु काला है कि सफेद है कि लाल है, कैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आकार से नहीं पड़ेगा, उसके वेट से, शरीर भार से नहीं पड़ेगा, उसके इन्वायरमेंट से नहीं पड़ेगा, उसके और अगर मैं बोलूँ उसके आहार से हाँ पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि दूध का स्वाद पशु आहार पे भी निर्भर करता है, ध्यान रखना। आप ये सोचिए, कई बार पशु देखा होगा आपने सर्दियों में, जब सर्दियों में अधिक चारा हो जाता है, पशु जब चर के आते हैं, जब वो चारा अधिक खा के आते हैं, तो देखा होगा बाद में दूध कड़वा सा भी लगता है, आपको गौर किया होगा आपने, क्योंकि वो उस समय कई टाइप के खरपतवार, कई टाइप के ऐसे चारा खा के आ चुके होते हैं जिनमें गुण होता है तीखेपन का, जहरीली टाइप के भी होते हैं, खरपतवार भी होते हैं। तो देखा होगा आपने, कई बार महसूस किया होगा कि दूध में भी वही पशु था जिसका दूध हमेशा आपको मीठा लगता था, लेकिन कुछ समय बाद सर्दियों में जब दूध अधिक होने लगा, जब वो चारा खाने लगे, तो चारे के द्वारा कुछ मात्रा में दूध का स्वाद चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि हो ना हो पशु आहार, माने आहार की प्रकृति, नेचर ऑफ पशु, फॉडर एनिमल, फॉडर जैसा नेचर है फॉडर का, जैसा उसकी प्रकृति है उस फॉडर चारे की, वो भी स्वाद को परिवर्तित करती है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन से कारक पर पशु का दूध का स्वाद निर्भर करेगा? पशु के रंग पे, पशु के आकार पे, पशु के भार पे, पशु आहार पे। पशु आहार पे दूध का स्वाद बेटा चेंज होगा, माने ये इस पे डिपेंड होगा, इससे परिवर्तन आएगा, पक्का आएगा, ध्यान मत भूलना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये तो हो गया, कई बार विशेष गंध भी आती है, ये तो आपने बोल दिया एक अलग टाइप की बात है, जैसे कि ज़्यादा नमकीन होना, मीठा होना, ठीक है, लेकिन विशेष गंध भी कई बार आती है, और विशेष गंध का मतलब होता है उसमें नर फिरोमोन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? नर फिरोमोन की वजह से दूध का स्वाद परिवर्तित हो जाता है। नर फिरोमोन्स क्या होता है? फिरोमोन्स अब जब पढ़ते हैं, फिरोमोन्स एक बेटा कहते हैं पशुओं में या जानवरों में, हालांकि मनुष्य में भी, माने जीव जंतुओं में कुछ ऐसे रसायन केमिकल स्रावित होते हैं, निकलते हैं, जो कई प्रकार से काम आते हैं। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, ऐसे में पशु की बात करूं, जंगल में जो जानवर होते हैं वो भी फिरोमोन निकालते हैं। वो फिरोमोन का वहाँ काम क्या होता है? फिरोमोन का वहाँ काम होता है सीमा का निर्धारण करना। हर पशु अपने आप को एक सीमा में घेर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की सीमा हमारी है। जैसे ही अगर कोई जानवर और दूसरी सीमा में चला जाता है ना, तो उसके दूसरे जानवर के फिरोमोन से पहचान लेता है कि हम गलत एरिया में आ गए हैं। जैसे कॉलोनी कुत्ती भी आप देखा होगा, हर कुत्ता सूंघता है कोई चीज को, वो फिरोमोन देखता है। कई बार क्या होता है, वो अन्य जगह पे चला जाता है, अन्य मोहल्ले में जिसके अन्य कॉलोनी वाले कुत्ते हैं, देखा होगा आपने, तो अन्य कुत्ते से भौंकने लगते हैं, हमारे यहाँ का नहीं है। तो एक चींटी की बात करूं, चींटी क्या है कि एक चींटी जा रही है तो उसके पीछे सभी चींटी चलती हैं, कहने को चींटी में आंख नहीं होती, फिरोमोन की वजह से वो पहचानती है कि हम कहाँ चल रहे हैं। आप उसे ब्रेक कर दो तो रुक जाएंगी। तो फिरोमोन का कई जगह रोल है, मधुमक्खी में अलग रोल है, जानवरों में अलग रोल है, पशु में अलग रोल है, जहाँ तक कि मनुष्य में भी कई फिरोमोन खोजे जा चुके हैं, हालांकि उनका कोई अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है। उसके अलावा अब हमने ये भी देखा है, कीटों में, पशुओं में एक काम और होता है फिरोमोन्स का, मादाओं को आकर्षित करना। तो यहाँ कई टाइप के हैं, यहाँ पे काम आते हैं। तो कहा जाता है कि पशु में कुछ मेल फिरोमोन की वजह से भी, या फिर मादाओं में भी, जब फिरोमोन्स की वजह से, हम नर को हटा दें कोई दिक्कत नहीं है, फिरोमोन्स की वजह से भी दूध के स्वाद में विशेष गंध आने लगती है। तो फिरोमोन की वजह से, पशु आहार की वजह से, या लैक्टोज की वजह से, या इनकी वजह से दूध में परिवर्तन हो रहा है, दूध के स्वाद में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हल्का मीठा क्यों? इसके वजह से। हल्का तीखा क्यों? इसके वजह से। विशेष गंध क्यों? इसके वजह से। क्या पशु आहार दूध के स्वाद को परिवर्तित करेगा? हाँ, तो कैसे करेगा, आपने उसकी बात कर ली, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट था, इसका नाम था दूध का स्वाद, ठीक है। आप देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं थर्ड की ओर बढ़ने वाला हूं। तो बेटा हम बात करने वाले नंबर 3, हम बात करने वाले हैं बेटा दूध का हिमांक। हिमांक बेटा समझते हैं ना, हिमांक माने बेटा हम बात करने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट,
हम बात करने वाले बेटा किसकी, दूध के फ्रीजिंग पॉइंट की, हम बात करने वाले हिमांक ताप की, हिमांक बिंदु की। हिमांक क्या होता है, अगर मैं केमिस्ट्री की भाषाएं बोलूं डिटेल में इसको, तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा इसको समझाने में, एक साइंटिफिक वे में। देसी भाषा में अगर मैं बात करूं हिमांक क्या होता है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो शॉर्ट में बताऊं छोटे अंदाज में कि भैया हिमांक ताप एक वो ताप होता है, हम इसे 0 मान लेते हैं फिलहाल में, ठीक है। वो ताप होता है जिस पे कोई द्रव जम जाए, फ्रीज हो जाए, जम जाए, ऐसे ताप को हम बोलते हैं बेटा हिमांक बिंदु। अब सवाल आ रहा है कि भैया पानी की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली पानी का हिमांक होता है भैया 0, क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे पानी क्या होता है बेटा, इस पे पानी क्या हो जाएगा, जम जाता है, माने फ्रीज हो जाता है। तो भैया जैसे आपको पानी का मालूम पड़ गया पानी का हिमांक ताप क्या है, हिमांक बिंदु क्या है, ऐसे हम दूध पढ़ रहे हैं, तो दूध का हिमांक क्या होगा आप बताएं, दूध का हिमांक क्या होगा। तो इतना तो मालूम पड़ गया कि नॉर्मली जब पानी का 0 है तो पक्की बात है 0 से ऊपर तो जमेगा नहीं दूध। अब इसका मतलब है अब वो 0 से और कम देंगे तब जमेगा। क्यों, क्योंकि पानी की तुलना में दूध में कुल्ठोस की मात्रा ज्यादा होती है। इसका मतलब है जितना तापमान हिमांक हम पानी के लिए दिख रहे थे ना, उससे और कम तापमान और कम तापमान देना होगा तब दूध फ्रीज होगा। और 0 से कम बेटे क्या होता है, 0 से कम, 0 से कम होता है नेगेटिव, माइनस। तो इसका मतलब है कि दूध का हिमांक जो है कैसा होगा, ऋणात्मक में होगा, 0 में नहीं होगा, पक्की बात हो गई। अगर मैं बात करूं, स्पेशल बात करूं कि अब ये भी हम जानते हैं गाय का दूध, भैंस का दूध या खीस जिसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, पक्की बात है गाय का दूध कम गाढ़ा, उसमें कम कुलठोस होते हैं, भैंस के दूध में अधिक कुलठोस की मात्रा होती है। इसका मतलब है गाय भैंस सभी के दूध का हिमांक अलग अलग होगा। क्यों होगा, इसका आंसर क्या बोलेंगे बेटा आप, क्योंकि प्रत्येक पशु के दूध में कुलठोस की मात्रा भी तो अलग होती है। जब उनके दूध में कुलठोस की मात्रा अलग अलग है, उसमें घुलनशील पदार्थ अलग अलग है, तो सब एक ही ताप पर जमेंगे नहीं, अलग अलग ताप पे जमेंगे। पर ये पक्की बात तो होगा सबका ताप 0 से कम। मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं जो पेपर में बहुत ज्यादा है, जैसे कि गाय के दूध का हिमांक, दूध का हिमांक, तो बेटा गाय के दूध का हिमांक जो होता है बराबर माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0.550 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं भैंस के दूध का मैं डॉट डॉट कर दूं का हिमांक बराबर माइनस 0.549 डिग्री सेल्सियस। अब खीस समझते हैं बेटा, खीस माने कोलेस्ट्रॉल, जिसे पेप्सी बोलते हैं, ब्याने के तुरंत बाद तो मिलता है, आप उसे बोल रहे हैं। तो खीस का हिमांक बिंदु बराबर माइनस 0.548 से कई बार 0.558 डिग्री सेल्सियस। अब आप भूल जाएंगे तो से लिख दो, से माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक बार पीईटी एग्जाम में क्या हुआ बेटा, एमपी पीईटी और सीजीपीईटी, छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम होता है बेटा उसे बोलते हैं सीजीपीईटी, एमपी में जिस नाम से एग्जाम होता है उसे बोलते हैं एमपीपीईटी, हैं दोनों ही पीईटी। पीईटी का मतलब होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो देखा गया वहां पे एक बार आपने ऐसे बच्चों ने याद किया कि गाय के दूध का हिमांक होता है माइनस 0.550 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें आपने देखा 3 अंक तक, मान पॉइंट के बाद 3 अंक, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, उसमें बोला 2 अंक तक। अगर मैं 2 अंक में डिवाइड करूं या इसको लिखूं तो 2 अंक में क्या हो जाएगा, माइनस 0.55 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा या तो 55 बोलो या 550 बोलो, एक ही बात है। ध्यान रखो अगर पॉइंट लग जाए और पॉइंट के बाद अंक आ जाए और उस अंक के बाद 0 0 0 0 लगे हो तो उस 0 को मैं तो नहीं होता। चाहे 55 बोलो, चाहे 550 बोलो, चाहे 5500 बोल दो, चाहे 55,000 बोल दो, अब बात सब एक ही है कि पॉइंट लगाए ना आगे, ध्यान रखना। पॉइंट नहीं होता तो अलग अलग मतलब होता सबका। तो इसका मतलब है कि आपने देखा कि गाय के दूध का हिमांक होता है माइनस 0.550 डिग्री सेल्सियस, या यूं कहें माइनस 0.55 डिग्री सेल्सियस।
तो जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा तो ध्यान रखना वो अलग नहीं है, वो गाय के दूध की बात कर रहा था। अब मेरा प्रश्न ये आ रहा है कि दूध के हिमांक को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो बेटा एक यंत्र है, उसे बोलते हैं हर्टवेट क्रायोस्कोप या हर्टवेट, हर्ट कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हर्टवेट क्रायोस्कोप। ये एक ऐसा यंत्र है बेटा जिसके द्वारा हम दूध के हिमांक को पता कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरी बात ये है, इससे अशुद्धि कैसे पता करेंगे? आप ये बताइए, सबके आपने हिमांक अलग अलग पता कर लिया, अगर हिमांक के जरिए टेस्ट करें दूध को तो आप दूध में ये पता कर लेंगे कि दूध गाय का है कि भैंस का है, और तो और ये तो पता कर ही लेंगे, इसके द्वारा हम दूध में हुई मिलावट का पता कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी है, और बेटा वो सूत्र क्या मालूम है? हिमांक द्वारा हम जो शुद्धि ज्ञात करते हैं उसके लिए सूत्र जो है वो T माइनस डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 माइनस TS। ये आप सूत्र अप्लाई कर देना, इसके द्वारा आप ये पता कर लेंगे दूध में हुई मिलावट क्या है। अब इसके अप्लाई कैसे करना है आप वो समझिएगा। तो टी माने बेटा क्या? टी माने टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है शुद्ध दूध का तापमान, जो नॉर्मल तापमान होता है वो तापमान। और डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब सब जानते हो, जो व्यक्ति नहीं जानते सुन लो, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस माने होता है T2 माइनस T1, दिस इज ए डेल्टा। और ये क्या हुआ? या हम इसे ऐसे बोल सकते थे, मतलब ऐसे बोल सकते थे, शुद्ध दूध का T2 मान हम ऐसे मान लेते हैं इसको समझने के लिए, शुद्ध दूध का तापमान माइनस अशुद्ध दूध का तापमान, तो इसके बीच के अंतर को बोले अपन T2 माइनस T1 में डेल्टा, डेल्टा माने अंतर। फिर सुने क्वेश्चन कैसे आ गया, तो वैसे आएगा नहीं, अभी तक 20 साल से कोई भी एग्जाम दिए क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नहीं आया तो क्या करें, आपको तो आना चाहिए। कभी आ गया तो आपको ये नहीं लेना चाहिए कि सर ने बताया नहीं, ठीक है। देखो टी माने आपका शुद्ध दूध का तापमान, और जी अपमिश्रित दूध का तापमान आपने शुद्ध दूध था और ये आपने मिलावट कर दिया। अब उस दूध का तापमान दिया रहेगा पेपर में पहले से ही कि शुद्ध दूध का तापमान इतना है, अशुद्ध दूध का तापमान इतना, तो मान रखना है केवल इंटू 100, तो जानते हैं 100 मान है, मान TS, TS माने टोटल सॉलिड, TS में बेटा क्या? टोटल सॉलिड माने कुल ठोस। ये आपको दिया रहेगा, आपको अपमिश्रित दूध का तापमान दिया रहेगा, आपको शुद्ध दूध का तापमान दिया रहेगा। तो इस प्रकार बेटा हम ये पता कर सकते हैं इसमें कितनी प्योरिटी है। इसका मतलब है हम इस थोड़ा हिमांक से भी, हिमांक पे यूज इस फॉर्मूले से भी दूध में हुई मिलावट का पता आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा TS बराबर क्या था? TS बराबर था टोटल सॉलिड, ठीक है। ओनली T क्या था बेटा? T इक्वल टू था टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर बेटा? प्योर दूध का, प्योर मिल्क, शुद्ध दूध जिसे बोलते हैं। चलो अब खुद देखिए कितना बढ़िया पॉइंट था ये हिमांक, कितनी सारी चीजें में आ गई। हमने पानी से तुलना भी कर ली, हमने उसका मान नेगेटिव क्यों ये भी देख लिया, कौन से यंत्र से ज्ञात करते हैं वो देख लिया, किस पशु के दूध का हिमांक कितना होता है वो देख लिया, खींच का कितना है वो देख लिया, और इसके द्वारा किस प्रकार हम अशुद्धि का पता कर सकते हैं ये देखा, ठीक है। अगर आप पूरे मन से सुन रहे हैं क्लास को, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पीड स्लो लेके चलूंगा आपके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सामने बैठे हो तो हम अपने एक्सप्रेशन से भी कई चीज़ समझा पाते हैं, और चूंकि स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, छोटा स्क्रीन है आपके मोबाइल का, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भली भांति ये चीज़ मालूम है कि आपको कैसे पढ़ाया जाए, आपको किन शब्दों का चयन किया जाए कि आप मेरे द्वारा इतना दूर से भी मोबाइल के जरिए आराम से पढ़ सकते हैं। बेफिक्र रहिएगा, मुझे बिल्कुल आपकी सब चीज़ मालूम है, आप बस थोड़ा सपोर्ट ये कीजिएगा। आप जब वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें, उसके अलावा लाइक एंड कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ेगा मुझे और कितना इम्प्रूवमेंट करना है बेटा। ऐसा ना क्या करें कि वीडियो देखा, बिना लाइक, बिना कमेंट, बिना शेयर के छोड़ दिया। तो शेयर एक बार नहीं भी कह रहे हैं, आपका हेडिंग है, आपको चलो नहीं लगता कि मेरा वीडियो सबको पहुँचे, कोई बात नहीं, कम से कम आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो कम से कम आप उसे लाइक कमेंट जरूर किया करो। अगर मेरे बच्चे हैं जो मुझे समझते हैं वो प्लीज़ शेयर भी किया करो, अपने मित्रों से ही बोलो, वो भी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सभी को शेयर भी करें, ठीक है। तो 3 भौतिक गुण पढ़े, हम चौथे की ओर बढ़ रहे हैं, चौथे की ओर बढ़े। आप पहले फटाफट देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो देखो बेटा। चौथा गुण हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल, अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। तो चौथा अपन पढ़ रहे हैं दूध का क्वथनांक।
क्या पढ़ना है बेटा? दूध का क्वथनांक। दिस इज ए बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिल्क। ओके, हम बात ये कर रहे हैं क्वथनांक क्या होता है। जब ये अपन देखा है हिमांक, ऐसे हम पढ़ रहे हैं क्वथनांक। और क्वथनांक की अगर सिंपल वे में बात कर रहे हैं, फिर से वही बात, डिटेल में क्वथनांक की बात करता तो मैं केमिस्ट्री में घुस जाता। हमें केमिस्ट्री का नॉलेज यहाँ अप्लाई करना है डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, मिल्क में, तो थोड़ा अप्लाई करना है केवल। तो आप ये समझें व्हाट इज बॉइलिंग टेम्परेचर, ये क्वथनांक क्या है। तो शॉर्ट वे में अगर मैं बात करूं बेटा, क्वथनांक क्या होता है, तो आप बोलेंगे जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, इस ताप को बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक ताप। अगर मैं तुलना करूं, अगर मैं क्या करूं, मैं पानी से तुलना करूं, तो पानी का क्वथनांक नॉर्मली, पानी का क्वथनांक, शुद्ध पानी की बात करूं, मिलावट पानी की नहीं, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पक्की बात, सबको मालूम है। हमें पानी का नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना दूध का। और दूध का क्वथनांक क्या होगा? तो पानी का पढ़ लिया आपने, दूध का मालूम करना चाहिए ना। तो भैया दूध का कितना होगा? 100 से ज्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अब आपके मन में प्रश्न आ गया, मैंने बोल दिया, आपको कैसे मालूम पड़ा 100 ज्यादा होता है? अब मैं समझाता हूं आपको। आप ये देखिए, जब कोई द्रव उबल रहा हो, आप कभी गौर करना, जब कोई द्रव उबल रहा हो, आप ऊपर से चीनी, जब आप चाय बनाते हैं, पानी उबल रहा है, आपने उबलते पानी में चीनी मिला दी, या आपने दूध मिला दिया पानी में, या आपने पानी मिला दिया, तो देखा होगा उबलना कम हो जाता है। अगर आपको उस समय उबलना ही चाहिए तो आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है हम जब बाहर से कोई चीज मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, राइट। अब हुआ यूं, पानी की तुलना में, सबको मालूम है, पानी की तुलना में दूध में कुल ठोस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है कि नहीं? दूध में क्या नहीं है? फैट है, लैक्टोज है, प्रोटीन है, सब तो है। तो दूध में कुल ब्लेड ठोस जो होते हैं, TSS जिसे बोलते हैं, सॉल्युबल सॉलिड जिसे बोलते हैं, तो ब्लेड ठोस की वजह से दूध का क्वथनांक पानी के क्वथनांक से ज्यादा होगा हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पानी का क्वथनांक और दूध का एक समान हो, कभी नहीं, क्योंकि दोनों में टोटल सॉलिड की मात्रा, कुल ठोस की मात्रा अलग अलग है कि नहीं? अगर ये पतला होता दूध की तुलना में तो उसका तापमान पानी से कम होता, 100 से कम। क्योंकि ये दूध पानी की तुलना में गाढ़ा है थोड़ा सा, तो इसका क्वथनांक थोड़ा ज्यादा निकलेगा, 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा वाली बात को मैं ऐसे बोल दूं, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। भाई एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है एग्जाम में, हिंदी में नहीं बोला था, ऑप्शन थे लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 100 एंड इक्वल 100। तो आंसर था ग्रेटर देन 100। इसका हिंदी मतलब निकलता है 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अगर मैं राउंड फिगर की बात करूं कितना ज्यादा, तो एग्जैक्ट भी लिख देता हूं आपके लिए, 100.15 से 100.17 डिग्री सेल्सियस। तो देख पा रहे हैं 100 से ज्यादा ही है। अरे ठीक है, थोड़ा ज्यादा पर है तो ज्यादा, तो वही तो लिख रहा हूं, पानी की तुलना में दूध का क्वथनांक थोड़ा सा ज्यादा होता है। बल्कि गाय के, अब इसमें भी चेंज हो सकता है, गाय के दूध में कुल ठोस थोड़ा कम है, भैंस के दूध में कुल ठोस थोड़ा ज्यादा है, इनमें चेंज है। पर ओवरऑल आप देखें तो दूध का क्वथनांक हमेशा पानी से ज्यादा निकलेगा। एवरेज की बात करें तो 100.15 से 100.17 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर किसका? दूध का। अब मैं बात करूं तो इसके क्वथनांक को कौन प्रभावित करेगा? आप बता, कोई प्रभावित कर सकता है क्या? अरे क्यों नहीं कर सकता? दूध को क्वथनांक प्रभावित कर सकता, उसमें पाए जाने वाले कुल ठोस जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। पक्की बात है, बताइए है कि नहीं है? ऊपर से अगर मैं कुल ठोस की मात्रा मिला दूंगा बाहर से दूध में तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं दूध में अगर उससे और पतली चीज जैसे कि पानी हुआ या उससे कम अशुद्धि मिला दूंगा, अशुद्धि मान लें, तो दूध क्वथनांक कम हो जाएगा। कुल ठोस बढ़ाने से दूध क्वथनांक बढ़ जाएगा बेटा, और शुद्धि मिलाने से क्वथनांक कम हो जाएगा। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, दूध का क्वथनांक कितना होता है, और सब जानते हैं। तो कैसे मापेंगे भैया टेम्परेचर को? थर्मामीटर से मापेंगे। और बताएं और क्या चाहिए? ठीक है, ये था अपना नंबर चौथा भौतिक गुण जिसका नाम है दूध का क्वथनांक। आगे बढ़ रहे हैं, आप जल्दी इसको लिखिए।
नंबर 5, हम बेटा बात कर रहे हैं दूध की श्यानता की। दूध की श्यानता, बेटा दूध की श्यानता को बोलते हैं विस्कोसिटी। व्हाट इज दिस बेटा? दूध की श्यानता को हम बोलते हैं क्या? विस्कोसिटी ऑफ मिल्क। अब ये क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दूध की श्यानता मानेगा बेटा, सिंपल में मैं बात करूं तो एक तरह से दूध की बात करूं, दूध के गाढ़ेपन की बात कर रहा हूं मैं। जो भी श्यानता या गाढ़ेपन को मापने वाला यंत्र जो है उसका नाम है विस्कोमीटर। क्या नाम बेटा उसका? उस यंत्र का नाम है विस्कोमीटर, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, और भैया इसको मापते हैं क्या में? सेंटीपोइज में, इकाई। जो ये तो है बेटा यंत्र, कोई बोले यंत्र कौन सा है तो आप बोलेंगे विस्कोमीटर, और कोई बोले इकाई क्या है तो भैया गाढ़ेपन को क्या मापते हैं मालूम है? सेंटीपोइज में। क्या है बेटा? सेंटीपोइज। सेंटीपोइज इज ए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। सेंटीपोइज एक प्रकार की गाढ़ेपन को मापने की यूनिट है। अब गाढ़ापन होता क्या, आप इसको समझना है, फिर आगे बताएंगे दूध का गाढ़ापन कितना है और इसको कौन प्रभावित करेगा। गाढ़ापन बेटा होता क्या, आप सब जानते हैं। गाढ़ेपन का मतलब होता है, जैसे कि गाढ़ेपन का सही मतलब है जो बहने का विरोध करे। जैसे मैं बात करूं, मेरे हाथ में पानी है, एक हाथ में शहद है, और मैं हाथ को झुका दूं, लेटा दूं हाथ को, तो पानी जल्दी बह जाएगा, शहद धीमे धीमे बहेगा। इसका ये है गाढ़ा। गाढ़ा चीज हमेशा बहने का विरोध करेगी, फ्लो का विरोध करेगी, अपोज करेगी फ्लो होने के लिए। अब दूध पानी की तुलना में क्या सबको मालूम है, दूध पानी की तुलना में थोड़ा गाढ़ा है, उसमें कुल ठोस की मात्रा ज्यादा है दूध में पानी की तुलना में। इसका मतलब इसकी जो विस्कोसिटी है वो कंपेयर करेंगे पानी से तो ज्यादा निकलेगी हमेशा। और दूध की विस्कोसिटी कितनी निकलती है? तो दूध की विस्कोसिटी निकलती है बेटा, ध्यान रखना, 1.5 से लगभग 2.12 सेंटीपोइज। तो ये आपसे बोले कि दूध की श्यानता, बेटा किसकी श्यानता है जे? दूध की श्यानता का मान होगा बराबर 1.5 से 2.12 सेंटीपोइज। और ध्यान रखना इसे कौन प्रभावित करेंगे? देखो जितना वसा की मात्रा ज्यादा होगी, जितना प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, ये दोनों समानुपाती हैं श्यानता के। मान जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी, जितनी ज्यादा वसा होगी, श्यानता बढ़ेगी। खनिज लवण लैक्टोज आदि से कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। तो श्यानता इन दोनों की, जितना ज्यादा प्रोटीन होगा दूध में, जितना ज्यादा वसा होगी दूध में, उतनी श्यानता बढ़ेगी। ये चिन्ह किसका? समानुपातिक का, प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता क्या होती है, मापने वाला यंत्र क्या है, किस में मापते हैं, क्या है इसकी। दूध की श्यानता का मान कितना होगा, और श्यानता मान जितना गाढ़ापन बढ़ेगा उतनी श्यानता बढ़ेगी। जितना गाढ़ापन बढ़ेगा उतनी ही श्यानता बेटा बढ़ती जाएगी, और जितनी श्यानता बढ़ेगी उसका फ्लो उतना ही कम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, या यूं कहे सॉलिड की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, टोटल सॉलिड की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो श्यानता बढ़ती जाएगी। तो श्यानता क्या होती है, इसे कौन प्रभावित करते हैं, आदि हमने देखा। जल्दी देखिए, मैं हटाने वाला हूं उसको जल्दी। नेक्स्ट बेटा बात करने वाले हैं हम दूध की चालकता। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में, या विद्युत चालकता बोल सकते हैं, दूध की चालकता नहीं, विद्युत चालकता। दैट इज ईसी। ईसी माने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप मुझे ये बताएं, दूध विद्युत का चालक है कि कुचालक है? आप मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं करंट की धारा जो है, अगर मैं दूध में डाल दूं कोई करंट, तो उसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल सही। लकड़ी में लगा देंगे करंट तो लकड़ी से में नहीं होगा, लेकिन दूध में लगा देंगे, पानी की तरह ही है। तो ये भी एक दूध का या विद्युत का चालक है। इसकी कंडक्टिविटी मापने वाला यंत्र है। यंत्र का नाम सुनना, हम जिस यंत्र से मापते हैं वो यंत्र है अमीटर। और दूध की विद्युत चालकता निकलती कितनी, एग्जैक्ट याद करना, 0.003 से 0.005। ये तो मान हो गया,
इकाई क्या है इसकी, मिली मोहोज, मिली मोहोज। हम इसको ऐसे लिख सकते थे। तो दूध की विद्युत चालकता या दूध की चालकता का मान होता है 0.003 से 0.005 मिलीमोल। और ध्यान रखना, दूध में जितनी चालकता होती है, फिर बोल रहा हूं, दूध में जितनी चालकता होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्लोराइड। कहते हैं 60 से 80% जो चालकता है वो किस आयन की वजह से है, Cl आयन की वजह से। किसकी वजह से बेटा, Cl आयन की वजह से। Cl माने क्लोरीन और Cl नेगेटिव क्लोरीन आयन। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, हम पढ़े हैं भस्म, जो टॉपिक पढ़ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क, वहां भस्म माने अपन पढ़े हैं क्या, भस्म माने भस्म पढ़े हैं। वहां दो टाइप के थे भस्म, एक था अम्लीय, एक क्षारीय। तो हमने पढ़ा था उसमें कि दूध में सोडियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, सल्फर भी, सब होता है। तो दूध में क्लोरीन आयन की वजह से दूध की विद्युत चालकता इतनी होती है बेटा, इसे इसके द्वारा मापते हैं और दूध की विद्युत चालकता इतनी होती है। ठीक है, चलो इसके साथ एक और लेते हैं फटाफट, इसमें एक और ले लेते हैं। नंबर 7 अपन बात कर रहे हैं दूध की विशिष्ट ऊष्मा। दूध की विशिष्ट ऊष्मा बेटा ऐसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो आपसे बोले विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है, तो आप बोलेंगे 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाए। कितने पदार्थ को, 1 ग्राम पदार्थ को कितना तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाए तो लगने वाली ऊष्मा को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसका मतलब है ये एक ऊर्जा है। तो इसकी इकाई क्या निकलेगी बेटा, इसकी इकाई निकलेगी कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये इसकी इकाई है। तो नॉर्मल दूध की बात करें अगर, देखो अगर मैं नॉर्मल दूध की बात करूं कि दूध की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा, दूध की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा, तो अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं पानी का, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा बेटा है 1। विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, 1। ठीक है, क्या है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे बोलता प्रोटीन की बताओ या फिर वसा की बताओ, तो इन दोनों की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 0.5 कैलोरी सी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे बोलता लैक्टोज की बताओ, तो लैक्टोज के लिए बेटा ये मान होता है 0.3। अगर मैं बोलता खनिज लवण की बात करो, तो खनिज लवण के लिए इसका मान होता है बेटा 0.7 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। सबके मान याद करो, पानी कितना, प्रोटीन का कितना मान, लैक्टोज में कितना मान, लेकिन दूध क्या बताओ, तो बताओ। तो दूध का अगर मैं लिख दूं, तो दूध की विशिष्ट ऊष्मा का मान बताओ, तो दूध की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 0.934 या 0. या मैं ऐसे बोल दूं 0.954 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज ए वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क। यह है दूध की विशिष्ट ऊष्मा का मान। अलग से बात करें तो प्रोटीन का मान अलग से कितना है, लैक्टोज का मान अलग से कितना है, पानी की तुलना भी कर ली, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है वो भी बात कर ली। तो बेटा सभी जरूरी हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं हर चीज का वैल्यू पेपर में आ चुकी है। आप इसको देखें, मैं हटा रहा हूं ताकि आप और गुण को देख सकें। फटाफट देखें इसको। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट भौतिक गुण पे बात करें, नंबर 8। दूध का पृष्ठ तनाव। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, दूध का पृष्ठ तनाव, इसको अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क, राइट। अब देख लें होता क्या है और इसका मान कितना होता है। ये चैप्टर है बेटा, आपको मेनली जितने भी मान आ रहे हैं, जितने वैल्यूज आ रही हैं वो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे तत्काल आपको आना चाहिए। ठीक है, देखें एक बार, तो भैया दूध का पृष्ठ तनाव होता क्या है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, पहली बात तो ये पृष्ठ तनाव होता क्या है, इसे कौन प्रभावित करेंगे पहले वो देखते हैं।
तो मेरी बात सुनना बेटा कि प्रोटीन और वसा ये दो ऐसे मान हैं जो पृष्ठ तनाव को कम करेंगी, इसके अलावा आप जो कुछ आ जाए, लैक्टोज, खनिज लवण, भस्म एक्सेट्रा, इन किसी का पृष्ठ तनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप तो बस दो चीज याद कर लो, आप तो ये प्रोटीन वसा जितनी मात्रा में ज्यादा होते जाएंगे पृष्ठ तनाव कम होता जाएगा। इसके अलावा कोई बोले खनिज लवण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलेंगे खनिज लवण का पृष्ठ तनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, नॉर्मली कितना मान होता है, तो अगर मैं बात करूं सामान्य दूध का या ताजे दूध का पृष्ठ तनाव का मान बेटा अगर हम देखेंगे, पृष्ठ तनाव का मान होता है 40 से लेके 60 तक। और बेटा इकाई क्या होती है इसकी, डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अगर एक बात करें कि एक बार जो आया नहीं ऑप्शन में, हम एग्जैक्ट बात करें तो 55 डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं मक्खनिया दूध की बात करूं, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं, मक्खनिया दूध की बात करूं बेटा, तो मक्खनिया दूध में पृष्ठ तनाव का मान होता है बराबर 40 से 42। इकाई बेटा वही रहने वाली है डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अगर मैं क्रीमरी दूध की बात करूं, क्रीम वाले दूध का, तो क्रीमरी दूध का बेटा पृष्ठ तनाव का मान है, एग्जैक्ट याद कर लो, 42 से 45 डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है इसे कौन प्रभावित करता है, इसकी इकाई क्या है, इसका मान कितना है, आपको एग्जैक्ट आना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं नए भौतिक गुण की ओर, जिसका नाम है दूध का अपवर्तनांक। दूध का अपवर्तनांक बेटा, अपवर्तनांक बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम शॉर्ट में RI बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इसे हम दर्शाते हैं म्यू से। इसका साइन क्या है बेटा अपवर्तनांक का, म्यू। वो आपने शायद सबने पढ़ा होगा, म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। आपने शायद एक स्नेल का नियम पढ़ा होगा। स्नेल का नियम ये बोलता है कि इसमें जो साइन I माने क्या, कौन सी इंसिडेंट रे माने आपतित किरण, और रिफ्लेक्टिव रेज दैट मीन्स परावर्तित किरण। आपने महसूस किया होगा, मैं 2 मिनट समझा देता हूँ, हालांकि इसमें कोई काम नहीं आएगा, ये सेक्शन फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा 1 मिनट पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है, देखो हम सब जानते हैं, माना कि ये ब्रल माध्यम है, रेयर माध्यम है, तो ये कोई अलग माध्यम सघन माध्यम कंडेंस माध्यम है। अब देखना कोई किरण आ रही है, माध्यम चेंज हो गया तो पक्की बात है अब वो ऐसी ही नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। अब या तो वो इधर झुक जाएगी या इधर झुक जाएगी, ये डिपेंड करता है कि इसकी तुलना में ये माध्यम कैसा है। माने मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई रे है, किरण है, पानी से होके वो वायु में जाए तो पक्की बात है जैसे वो पानी में जा रही थी अब हूबहू ऐसी वायु में वो नहीं जाएगी, कुछ तो विचलन होगा, कुछ तो उसमें किरण में चेंजेस होगा, वो कहीं ना या तो अविलंब की ओर या अविलंब से दूर हट जाएगी, कुछ तो चेंजेस होगा। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप बताएं अगर पानी में जो किरण जा रही थी वैसे ही वो दूध में जाएगी हूबहू, नहीं ना, कुछ तो चेंज होगा। तो जो चेंज है उसको भी तो अपन पढ़ना चाह रहे हैं, कितना चेंज आएगा। तो भैया सुनना एक बार, अगर मैं गाय के दूध की बात करूं, किसकी बेटा, गाय के दूध का अपवर्तनांक, अगर मैं गाय के दूध का अपवर्तनांक पढ़ना चाहूं तो इसका मान निकलेगा एग्जैक्ट 1.3450 से 1.3470। इसकी कोई इकाई नहीं होती बेटा, क्यों, दोनों ऊपर नीचे हैं, कट जाएंगे, कोई अनुपात में चीज तो इकाई इसकी नहीं है, ठीक है, दोनों समान राशि की हैं। तो गाय के दूध का अपवर्तनांक इतना है, ऐसे ही भैंस के दूध का याद कर लो, तो भैंस के दूध का अपवर्तनांक
ये निकलता है बेटा 1.34 60 से लेके 1.34 90 एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अगर मैं खींच की बात करूं जिसे कोलेस्ट्रम आप बोलते हैं, तो खींच का अपना कितना होगा, तो 1.3490 से 1.3495। तो बेटा अपवर्तनांक क्या होता है, इसे किससे दर्शाते हैं। हालांकि ये चीज आप सूत्र अभी यूज नहीं करना था, ये अपने फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं, स्नेल का नियम है जी, ठीक है। इस पे आधा सवाल भी वहां आता है। हम तो ये पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा मैं समझाना चाह आपको कि इतना तो आप भी समझ पा रहे हैं, जब माध्यम चेंज हो जाएगा तो जो किरण ऐसे जा रही थी अब हूबहू ऐसे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि दूध पानी की तुलना में थोड़ा गाढ़ा है। इसका मतलब है कि पक्की बात है, यहाँ कुछ तो विचलन अब होगा, इसका कुछ तो RI का मान स्पेशल निकलेगा। तो भैया गाय के दूध का कितना मान निकला, 1.3450 से लेके 1.3470 के बीच। इसका मतलब है अपना कैसे बढ़ेगा, म्यू कैसे बढ़ेगा भैया, जितना ठोस पदार्थ की मात्रा मिलाते जाएंगे, जितना सॉलिड मिलाते जाएंगे, उतना उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा। देख लो गाय के दूध का अपना इतना था 50 से 70, भैंस का दूध का मान, भैंस का दूध और गाढ़ा था, इसमें और कुल ठोस पदार्थ की मात्रा ज्यादा थी, तो मान बढ़ गया 60 से 90, खींच और गाढ़ा और बढ़ गया 90 से 95। इसका मतलब है संबंध आ गया अपवर्तनांक, म्यू माने अपवर्तनांक का मान होता है ठोस पदार्थ के समानुपाती, माने ठोस पदार्थ बढ़ेगा तो बेटा अपवर्तनांक का मान भी बढ़ेगा। छोटी सी बात थी। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, इसके बाद हमें पढ़ना है दूध का जो एसिडिटी माने दूध की अम्लता पढ़नी है, दूध का सबसे इंपॉर्टेंट भौतिक गुण जिससे कोई भी एग्जाम हो आपको एक क्वेश्चन मिनिमम आ जाएगा, वो है दूध का आपेक्षिक घनत्व, जिससे दूध की शुद्धता भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक यंत्र उसमें पढ़ेंगे। तो अपन उसके बाद हम पढ़ेंगे दूध में वसा का परीक्षण। तो इस प्रकार हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और याद करने हैं और पढ़ने हैं। चूंकि क्लास बहुत लेंथी ना हो जाए, 2-2.5 घंटे क्लास ना हो जाए, इसलिए हमने कन्वर्ट किया इसको 3 लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 1 था, इसका नाम, चैप्टर का नाम था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क, लेक्चर 1। लेक्चर 2 में अपन पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सा फॉर्मूला होते हैं, उस आधार पे कई प्रश्न भी आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूध की अम्लता, दूध में वसा का परीक्षण, ऐसे ही हम और जानकारी भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा चैप्टर 3 भाग में डिवाइड है। तो प्यारे बच्चों, आप कुछ सेशन यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी लाइव क्लास नहीं ले रहा है तो थोड़ा उसका लॉस हो सकता है। लाइव क्लास का मतलब ये है कि इसमें जो एग्जाम आ गया है हमारे CG PET MP PET और जेट में, तो ये केवल जो लाइव क्लास चल रही है, हमारे जो ऐप हमारा है जिसका नाम है एग्रीकल्चर क्लासेज, उस ऐप में इन एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है, इस पे फोकस किया जा रहा है। देखो मैं क्लास में यूट्यूब पे डालता रहूँ, मना नहीं कर रहा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आपका जान है, कहते नहीं आपकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है इससे। पर अब क्या है कि उसमें आपको एग्जाम बस आपका आ गया है, 2 महीने आपके बचे हैं, तो उस क्लास में स्पेशल और भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही हैं। तो आप अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं कोचिंग के किसी भी नंबर पे, नीचे कुछ लिंक दी गई हैं, आप वहाँ बात कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जो भी एग्ज़ाम आता जाएगा आगे, वो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री क्लास का सिलेबस डाल दिया गया है, लेक्चर डाले जा रहे हैं, मैथ्स के डाले जा रहे हैं, जल्दी फिजिक्स बायोलॉजी की डाले जाएंगी। तो माने जितना सिलेबस आपको जिस भी स्टेट में आपका एग्जाम हो, चाहे वो बिहार BC EC हो या फिर MCR महाराष्ट्र का हो, यूपी के टेट यूपी का हो, राजस्थान का जेट हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको सभी एग्जाम की फोकस पूरी तरह से बहुत अच्छी स्टडी कराई जाएगी। तो ये चैनल आपके लिए नहीं, आपके जितने भी दोस्त संबंधी हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू। आप सभी घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।